स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक क्लास 9 का प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 वालों के लिए है। ये देखिए मॉडल प्रश्न पत्र, विषय है सामाजिक विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को करने वाले हैं। सेट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर क्लिक करें। फिर आगे देखिए यहाँ समय दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा दिया है, और टोटल पूर्णांक आपका 40 है। ठीक है, इसमें आपका टोटल प्रश्न 40 ही रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न को। इसमें पहला नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1789, दूसरा ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1779, तीसरा ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1769 और चौथा ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1749। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे है 2 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है टाइद क्या था? पहला ऑप्शन देखिए प्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन देखिए अप्रत्यक्ष कर, तीसरा ऑप्शन देखिए धार्मिक कर और चौथा ऑप्शन देखिए कृषि कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धार्मिक कर। आगे देखिए फिर 3 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए सामंत, दूसरा ऑप्शन देखिए पादरी, तीसरा ऑप्शन देखिए सर्वहारा और चौथा ऑप्शन देखिए एस्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एस्टेट कहा जाता है। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मार्सिले क्या है? पहला ऑप्शन देखिए रूस का राष्ट्रगान, दूसरा ऑप्शन देखिए अमेरिका का राष्ट्रगान, तीसरा ऑप्शन देखिए फ्रांस का राष्ट्रगान और चौथा ऑप्शन देखिए भारत का राष्ट्रगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रांस का राष्ट्रगान। जो मार्सिले जो है ना वो फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजगद्दी पर कौन आसीन था? पहला ऑप्शन देखिए लुई 15वां, दूसरा ऑप्शन देखिए लुई 16वां और तीसरा ऑप्शन देखिए नेपोलियन और चौथा ऑप्शन देखिए लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लुई 16वां। ठीक है, आगे 6 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए सामंत, दूसरा ऑप्शन देखिए पादरी, तीसरा ऑप्शन मसाई, चौथा ऑप्शन कूलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कूलक कहा जाता है। ठीक है, रूस के संपन्न किसान को कूलक कहा जाता है। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? पहला ऑप्शन देखिए एक जादूगर, दूसरा ऑप्शन देखिए एक बहादुर महिला कारीगर, तीसरा ऑप्शन देखिए एक अनपढ़ किसान और चौथा ऑप्शन देखिए एक शिक्षिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक बहादुर महिला कारीगर थी। मार्फा वार्सिलेवा जो थी ना एक बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पहला ऑप्शन देखिए पेरिस, दूसरा ऑप्शन देखिए मॉस्को, तीसरा ऑप्शन क और ख दोनों और चौथा ऑप्शन देखिए पेट्रोग्राद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पेट्रोग्राद पड़ा उसका नाम। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर देखिए आगे 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए फरवरी क्रांति, दूसरा ऑप्शन देखिए मार्च क्रांति, तीसरा ऑप्शन देखिए अगस्त क्रांति और चौथा ऑप्शन देखिए अक्टूबर क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मार्च क्रांति कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट ओवेन, दूसरा ऑप्शन देखिए लुई ब्लॉक और तीसरा ऑप्शन देखिए कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन देखिए फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट ओवेन। इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 11 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। पहला ऑप्शन देखिए 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन देखिए 328 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन देखिए 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए 97.25 पूर्व, दूसरा ऑप्शन देखिए 77.6 पूर्व और तीसरा ऑप्शन देखिए 68.7 पूर्व और ऑप्शन घ में देखिए 82.30 पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 82.30 पूर्व। इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, मतलब उससे टच नहीं होता है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, झारखंड जो है ना नेपाल देश का सीमा से टच नहीं करती है, मतलब उससे नहीं सटता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है?
पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 6। भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन देखिए कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन देखिए मकालू और चौथा ऑप्शन देखिए धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कंचनजंगा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। इसे आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे है 16 नंबर का प्रश्न, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए नागा पर्वत, दूसरा ऑप्शन देखिए मीजो पर्वत और तीसरा ऑप्शन देखिए पटकोई पर्वत और चौथा ऑप्शन देखिए शिवालिक पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिवालिक पर्वत जो है ना पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, क्या कहते हैं उसे? तट बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रायद्वीप बोलेंगे इसको। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे 18 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? पहला ऑप्शन देखिए भाबर, दूसरा ऑप्शन देखिए भांगर, तीसरा ऑप्शन देखिए खादर और चौथा ऑप्शन देखिए तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भांगर। ठीक है, फिर आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? पहला ऑप्शन देखिए अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन देखिए गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन देखिए मानसरोवर और चौथा ऑप्शन देखिए सप्तकोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है डल झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन लद्दाख और चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में डल झील स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न, गेहूं, चना, जौ आदि इस प्रकार की फसलें हैं? पहला ऑप्शन देखिए रबी, दूसरा ऑप्शन देखिए खरीफ, तीसरा ऑप्शन देखिए रबी एवं खरीफ और चौथा ऑप्शन देखिए नकदी फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रबी फसल। गेहूं, चना, जौ जो है ना वो रबी फसल में आते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन देखिए गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, दूसरा ऑप्शन देखिए ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि और तीसरा ऑप्शन देखिए गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि और चौथा ऑप्शन देखिए नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, दूसरा ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, तीसरा ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन देखिए कृषि क्रिया, दूसरा ऑप्शन देखिए गैर कृषि क्रिया और तीसरा ऑप्शन देखिए अनार्थिक क्रिया और चौथा ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैर कृषि क्रिया। ठीक है, आगे है 25 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है HYV का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन देखिए कम उत्पादन करने वाले बीज, दूसरा ऑप्शन देखिए अधिक उत्पादन करने वाले बीज और तीसरा ऑप्शन देखिए अच्छे उत्पादन करने वाले बीज और चौथा ऑप्शन देखिए खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज को HYV हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए साक्षरता दर, दूसरा ऑप्शन देखिए लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन देखिए कौशल निर्माण और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा ऑप्शन देखिए महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन देखिए पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना और चौथा ऑप्शन देखिए 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। भारत सरकार की यह पहल जो थी वो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य का काम करती थी।
ओके, तो इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन पशुपालन, दूसरा ऑप्शन कपड़ा बुनना, और तीसरा ऑप्शन बैंकिंग, और चौथा ऑप्शन देखिए ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पशुपालन जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार का बेरोजगारी को इंगित करता है। पहला ऑप्शन देखिए मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन देखिए शिक्षित बेरोजगारी, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, आगे है 30 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए मानव पूंजी, दूसरा ऑप्शन देखिए अस्थायी पूंजी, तीसरा ऑप्शन देखिए अस्थायी पूंजी, और चौथा ऑप्शन देखिए कार्यशील पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें पहला ऑप्शन देखिए शासक वंशानुगत हो, दूसरा ऑप्शन देखिए चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, तीसरा ऑप्शन देखिए जनता शासकों का चुनाव करती हो, और चौथा ऑप्शन सेना शासन को अपने हाथों में ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जनता शासकों का चुनाव करती हो। ठीक है, इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। पहला ऑप्शन देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा ऑप्शन देखिए राष्ट्रीय जन संसद, तीसरा ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही राष्ट्रपति नियुक्त की जाती है चीन में। ठीक है, फिर आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। पहला ऑप्शन देखिए 1960 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1970 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन देखिए 1980 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन देखिए 1990 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1980 ईस्वी को जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन देखिए दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन देखिए चीन, तीसरा ऑप्शन देखिए पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन देखिए जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिम्बाब्वे। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दक्षिण अफ्रीका में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन देखिए परवेज मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन देखिए रॉबर्ट मुगाबे, तीसरा ऑप्शन देखिए नेल्सन मंडेला, और चौथा ऑप्शन देखिए जैकब जुमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कथन दिया हुआ है, इस कथन में बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन देखिए यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। दूसरा कथन देखिए यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। और तीसरा कथन है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। और चौथा कथन है यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। ठीक है, इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। पहला ऑप्शन जुलाई 1942, दूसरा ऑप्शन जुलाई 1944, तीसरा ऑप्शन जुलाई 1945, और चौथा ऑप्शन जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहला ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा गांधी जो थे ना वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए समानता, दूसरा ऑप्शन देखिए स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन देखिए असहिष्णुता, और चौथा ऑप्शन देखिए पंथ निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, असहिष्णुता। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न, और ये इस सेट का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। ये जो है ना ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैक क्लास 9 का SST सेट 2 का कंप्लीट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।